पिछले वीडियोज़ में हमने डिस्कनेक्शन से संबंधित बेसिक टर्मिनोलॉजी तथा डिस्कनेक्शन से संबंधित बेसिक रूल के संदर्भ से चर्चा की। हमने चर्चा की कि डिस्कनेक्शन आपकी इमेजिनेशन बेस्ड अप्रोच है, जिसमें आप किसी मॉलिक्यूल को छोटे छोटे टुकड़ों में टूटा हुआ देखते हैं। ये छोटे छोटे टुकड़े पॉजिटिव तथा नेगेटिव सिंटोन सामान्यतः होते हैं। कौन कौन से सिंटोन्स हम लेकर के चलेंगे या हमको कौन कौन से सिंटोन्स की प्रॉपर्टी पर ध्यान देना है, ये हमने पिछले वीडियो में देखा। आज हम डिस्कनेक्शन से संबंधित बेसिक रूल्स को आगे बढ़ाते हुए एक बात को पुनः दोहराना चाहेंगे कि द स्कोप ऑफ डिस्कनेक्शन अप्रोच इज टू यूज ए रिएक्शन एंड नॉट टू फाइंड ए न्यू रिएक्शन। नई अभिक्रिया की खोज करना डिस्कनेक्शन का हिस्सा नहीं है। किसी टारगेट मॉलिक्यूल को बनाने के लिए नई अप्रोच खोजना एक हमारा डिस्कनेक्शन का हिस्सा है, लेकिन किसी नई अभिक्रिया को खोजना डिस्कनेक्शन का हिस्सा नहीं है। तो ये सबसे पहला बात अपने को ध्यान में रखनी है। तो डिस्कनेक्शन का जो रूल है वो ये है कि आपको डिस्कनेक्शन इस प्रकार से चुनना है दैट द डिस्कनेक्शन शुड करस्पॉन्ड टू ए नॉन वर्केबल रिएक्शन। वहाँ पर एक ज्ञात रिएक्शन होनी चाहिए है जो वर्केबल हो। अगर नॉन वर्केबल रिएक्शन किसी डिस्कनेक्शन से संबद्ध आपके पास उपलब्ध है, देन ओनली यू कैन चूज फॉर दैट डिस्कनेक्शन। अगर नॉन वर्केबल रिएक्शन अपने पास नहीं है तो वी विल नॉट गो फॉर दैट डिस्कनेक्शन और दैट इमेजिनेशन और दो सिंथोन्स। तो मोस्ट प्रोमिनेंट जो चीज़ है डिस्कनेक्शन है वो है कि नॉन वर्केबल रिएक्शन इज द प्राइम कंसर्न इन डिस्कनेक्शन अप्रोच। अब इस हर्बिसाइड 2,4-D के संबंध में हम चर्चा करें। हर्बिसाइड 2,4-D आप देखें, इसमें एक बेंजीन रिंग है जिस पर कि 2 क्लोरीन ग्रुप जुड़े हुए हैं। इस बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ एक ऑक्सीजन या ईथर लिंक है और उस ईथर के ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ अन्य ग्रुप है। तो पिछले वीडियो में मैंने बताया कि जब हमको डिस्कनेक्ट करना है तो डिस्कनेक्ट नेक्स्ट टू हेटेरो एटम। अब यहाँ पे हेटेरो एटम हुआ लिंक के हिसाब से ऑक्सीजन। क्लोरीन भी हेटेरो एटम है, लेकिन वो लिंक 2 पार्ट जुड़े हुए नहीं है, इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। तो हेटेरो एटम हुआ ऑक्सीजन। इस ऑक्सीजन के दोनों तरफ के बॉन्ड्स को हम तोड़ करके डिस्कनेक्ट करके देख सकते हैं। तो अब देखिए, बॉन्ड के एक तरफ राइट हैंड साइड पे, ऑक्सीजन के राइट हैंड साइड पर हम इस बॉन्ड को डिस्कनेक्ट करें तो बनने वाले सिंटोन्स कुछ इस प्रकार से हुए, जिसमें पहले वाले में ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव है और दूसरे वाले हिस्से पर पॉजिटिव है। अब यहाँ पे फिर आपको बता दें कि डिस्कनेक्शन के सिंटोन अप्रोच के हिसाब से हम ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी मान सकते हैं और जो दूसरा हिस्सा बना हुआ है उस हिस्से पर नेगेटिव चार्ज भी बना हुआ मान सकते हैं।
लेकिन पिछले वीडियोज में जैसे हमने चर्चा की कि जो हेटेरो एटम है वो इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ डिपार्ट होता है, इसलिए पहले वाले डिस्कनेक्शन के दो हिस्से हो सकते हैं, लेकिन हमने एक ही हिस्सा लिखा है क्योंकि आपका जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम के ऊपर जाएगा, इसलिए ऑक्सीजन इसमें ऑब्वियसली नेगेटिव ही होगा। दूसरा हुआ जो हिस्सा इससे, चूँकि ऑक्सीजन नेगेटिव हो गया, इसी वजह से दूसरा जो हिस्सा है वो दूसरा हिस्सा आपका पॉजिटिव हो गया। जब बॉन्ड डिस्कनेक्ट होगा तो उसके फलस्वरूप पॉजिटिव सिंथोन के साथ साथ नेगेटिव सिंथोन्स का भी हमको ध्यान रखना पड़ेगा। अब दूसरा, यहाँ पर हम ऑक्सीजन के लेफ्ट हैंड साइड से तोड़ करके देखें, तो लेफ्ट हैंड साइड से तोड़ करके जब हम देखेंगे तो अब फिर वहाँ पर दो डिस्कनेक्शन पॉसिबल हो सकते हैं, या तो बेंजीन के ऊपर पॉजिटिव हो जाए या बेंजीन के ऊपर नेगेटिव हो जाए। दूसरा, जो दूसरा हिस्सा गया है उसमें ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव हो जाए और या फिर ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव हो जाए। अब जब हम इस डिस्कनेक्शन की बात करके चलें तो पहले नियम के हिसाब से जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ जाता है, तो उसके हिसाब से ये डिस्कनेक्शन पहले सूटेबल बैठता है। यहाँ ऑक्सीजन के ऊपर माइनस है और बेंजीन के ऊपर प्लस है। फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि जो बेंजीन के ऊपर नेगेटिव था, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव भी इमेजिन किया जा सकता है, वो फ्रूटफुल नहीं होगा क्योंकि जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसके साथ इलेक्ट्रॉन पेयर तोड़ करके देखा जाता है। अब आप देखिए कि जो नीचे वाला डिस्कनेक्शन है, इस नीचे वाले डिस्कनेक्शन में बेंजीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज दर्शाया गया है और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज दर्शाया गया। अगर आप बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर ध्यान दे करके चलें तो आप जानेंगे कि बेंजीन की जो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस होती हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती हैं। सामान्य तौर पर बेंजीन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देता है, तो जिसके चलते क्या होगा, यहाँ पे बेंजीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ये जो दूसरा ऑक्सीजन वाला पार्ट है वो इस बेंजीन के ऊपर न्यूक्लियोफिलिक अटैक करना पड़ेगा। तो ऐसे में जो दूसरा वाला पाथवे है, जो है दूसरा वाला डिस्कनेक्शन का जो हिस्सा है वो आपका नॉन वर्केबल रिएक्शंस नहीं होने के कारण, क्योंकि बेंजीन की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती हैं, नॉन वर्केबल रिएक्शन नहीं होने के कारण इस डिस्कनेक्शन को हम डिस्कार्ड कर देंगे। अब हमारे पास नॉन वर्केबल रिएक्शन या बेंजीन की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस को कंसीडर करते हुए या नॉन वर्केबल रिएक्शंस के आधार पर हम ये देखें कि जो ऑक्सीजन के राइट साइड वाला जो बॉन्ड है वो आपका टूटेगा, तो ऑक्सीजन के ऊपर ऑब्वियसली नेगेटिव सिंथोन के रूप में उसको बनाना है और दूसरा जो बचा हुआ हिस्सा है वो पॉजिटिव सिंथोन के रूप में बनाना है। तो फोरमोस्ट रिक्वायरमेंट ऑफ डिस्कनेक्शन इज नॉन वर्केबल रिएक्शन, अर्थात ज्ञात रिएक्शन होनी चाहिए। तो जब ज्ञात रिएक्शन अगर आपके पास है तो देन ओनली यू कैन गो फॉर द डिस्कनेक्शन इन दैट पर्टिकुलर मैनर। अब पिछले वाले एग्जाम्पल में हमने देखा कि जो नॉन वर्केबल रिएक्शन होनी चाहिए, वहाँ पर ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ एक सेगमेंट था। अब ये जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है एग्जाम्स में वो क्लोरबेंजाइड का होता है, जिसमें कि सल्फर जो कि एक हेटेरो एटम है उससे एक दूसरा सेगमेंट जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर सल्फर से दो सेगमेंट जुड़े हुए एक तो लेफ्ट हैंड साइड का जिसमें बेंजीन पर एक क्लोरीन है और दूसरा राइट हैंड साइड का जिसमें मेथिलीन ग्रुप के साथ
बेंजीन के ऊपर एक क्लोरो ग्रुप है। तो यहाँ पे दो सेगमेंट हो गए। तो इस प्रकार के लिए कंपाउंड्स के लिए फॉर कंपाउंड कंसिस्टिंग ऑफ टू पार्ट्स जॉइंट बाय हेटेरोएटम, यहाँ पर सल्फर के थ्रू ये दोनों पार्ट्स जुड़े हुए हैं। डिस्कनेक्ट नेक्स्ट टू हेटेरोएटम, हेटेरोएटम के नेक्स्ट में डिस्कनेक्ट करना है। अब यहाँ पे सल्फर के दोनों साइड पर ये डिस्कनेक्ट किया जा सकता है, लेकिन नॉन वर्केबल प्रिंसिपल, नॉन वर्केबल रिएक्शंस के आधार पर हम सिर्फ इसमें से एक चुनेंगे। पहला CS सल्फाइड बॉन्ड टूटा, सल्फर के ऊपर जैसा हेटेरोएटम है तो इलेक्ट्रॉन इसकी पेयर इसके ऊपर आएगा और ये नेगेटिव रहेगा, प्लस यहाँ पर जो CH2 है वो पॉजिटिव सिंटोन के रूप में है, क्लोरो के लगा हुआ है, तो ये इसका डिस्कनेक्शन हुआ। दोबारा से यहाँ पे हम देखें दूसरे प्रकार से डिस्कनेक्ट किया जा सकता है, जिसमें कि सल्फर के ऊपर पॉजिटिव हो और CH2 के ऊपर नेगेटिव हो, लेकिन सल्फर चूँकि हेटेरोएटम है इसकी वजह से वो नेगेटिव सिंटोन बनाना पसंद करेगा बनस्पति की पॉजिटिव सिंटोन्स के, जिसको चलते हुए हमने इस डिस्कनेक्शन को प्रेफर किया है। और अगर आप ध्यान दें तो ईथर, थायो ईथर वगैरह की जो बनाने की विधि है उसमें थायो अल्कोहल के साथ हम थायो अल्कोहल के साथ किसी हैलाइड की रिएक्शन कराने पर ईथर का निर्माण होता है। तो इसलिए अब जरा सिंटोन्स के बारे में बात करें कि दो टुकड़े इसके हो गए डिस्कनेक्शन के उपरांत। एक तो S नेगेटिव बेंजीन के ऊपर बाकी रिमेनिंग पार्ट रहा, और इसका जो सिंथेटिक इक्विवेलेंट होगा जो सल्फर के ऊपर, जैसा बताया कि हाइड्रोजन अगर हम जोड़ देते हैं तो सामान्यतः वहाँ पर वो सिंथेटिक इक्विवेलेंट बनता है। तो बेस प्लस जो अपना S नेगेटिव पर H लगाते हुए हम यहाँ पर ये इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट ये हुआ या रिएजेंट ये हुआ। दूसरा जो पॉजिटिव वाला जो कार्बन है जिस पर कि पॉजिटिव दिखाया गया है, जब हम इसके सिंथेटिक इक्विवेलेंट की बात करके चलेंगे तो सामान्यतः ऐसी प्रथा है कि हमेशा नहीं, सामान्यतः हम उस कार्बन पर एक हेलोजन जोड़ देते हैं या आपका जो है हेलोजन का इस्तेमाल करते हुए हम उसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट लिखते हैं। तो इसका जो सिंथेटिक इक्विवेलेंट है दूसरे वाले सिंटोन का, वो इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट हुआ। तो एक इम्पॉर्टेंट बात है कि जब दो पार्ट हेटेरोएटम से जुड़े हुए होते हैं तो डिस्कनेक्ट नेक्स्ट टू हेटेरोएटम, हेटेरोएटम के अगले में जोड़े वर्केबल रिएक्शंस का ध्यान रखते हुए। अब इस सिंथेसिस ऑफ क्लोरबेंजाइड मैंने कहा जैसे कि यहाँ पर SH हो गया प्लस दूसरा मॉलिक्यूल हो गया, गिव राइज टू, ये आपका सिंथेसिस इसका हो गया। यहाँ पे ध्यान रखने की बात यह है कि पिछले वाले उसमें डबल एरो काम में लिया गया था, यहाँ पर अब हम मल्टीपल स्टेप सिंथेसिस की बात करें। जब किसी एक पदार्थ को कई प्रकार से बनाया जा सकता हो, multiple step synthesis avoid chemoselectivity problem in this structure with two ether and amine functional group। अगर आप देखें जो बीच वाला सेंटर पे जो टारगेट मॉलिक्यूल है उस टारगेट मॉलिक्यूल में दो ईथर लिंक है तथा एक एमीन ग्रुप फंक्शनल ग्रुप मौजूद है। इट रिक्वायर सेवरल डिस्कनेक्शन टू टेक इट बैक टू सिंपल कंपाउंड। तो वहाँ पर ऐसे बड़े मॉलिक्यूल्स के लिए वहाँ पर के एक से अधिक डिस्कनेक्शन की आवश्यकता पड़ सकती है। Here are 4 reasonable disconnection, one at each of the either group A, B or on either side of amine। या तो हम ऑक्सीजन के साइड पर दो डिस्कनेक्शन करें या हम ऑक्सीजनों के साइड पर दो डिस्कनेक्शन करके देखें या फिर हम एमीन के दोनों तरफ डिस्कनेक्शन करके चलें। तो हम लेकर के चलें
ऑक्सीजन की साइड में इसमें डिस्कनेक्शन ए और बी आपके आ रहे हैं, ए और बी, ये आपके ए और बी हैं ऑक्सीजन की साइड में। दूसरा ऑन द अदर साइड ऑफ द एमीन सी एंड डी, एमीन के दूसरी तरफ सी एंड डी आ रहे हैं। तो यानी ये लेफ्ट हैंड साइड पे जो दोनों सिंथोन्स हैं वो आपके एमीन से संबंध है, और राइट हैंड साइड पे जो दोनों सिंथोन्स हैं वो अपने ऑक्सीजन पे डिस्कनेक्शन से संबद्ध है। बोथ A and B poses problem of chemoselectivity as it would be hard to alkylate the phenol in the presence of basic nitrogen। अगर हम यहाँ पर देख चलें A और B, पहले सबसे पहले A ऊपर वाला है, ऊपर राइट मोस्ट कॉर्नर पर जो A का मॉलिक्यूल है इसमें एमिनो ग्रुप मौजूद है। ये एमिनो ग्रुप जब हम इसका एल्काइलेशन कराएंगे ऑक्सीजन वाली परमाणु पर या ऑक्सीजन वाले सिंथोन पर, तो उसके फलस्वरूप हमको एल्काइलेशन कराना पड़ेगा। ये एल्काइलेशन या तो ऑक्सीजन पे हो सकता है या एमिनो ग्रुप पे हो सकता है, तो यहाँ पर कीमोसेलेक्टिविटी की प्रॉब्लम आएगी। इसी प्रकार से यदि हम नीचे बी वाले डिस्कनेक्शन देखें तो बी वाले डिस्कनेक्शन में भी कीमोसेलेक्टिविटी की प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि जो पॉजिटिव सिंथोन है वो या तो ऑक्सीजन के ऊपर अटैक कर सकता है या विद इन दी जो मोइटी रिएक्ट करके अपना ये कीमोसेलेक्टिविटी प्रॉब्लम उत्पन्न करेगा। अब हम दूसरा बात करके चलें सी और डी। सी और डी ऑक्सीजन पे डिस्कनेक्शन एमीन समूह पर डिस्कनेक्शन संबद्ध है। अब इसमें क्या होगा, डी को देखें और सी को देखें। In between C and D, C appears to be the better choice because the next disconnection after D will have to be an alkylation O in the presence of amino group। तो जो D के बाद जो एल्काइलेशन कराना पड़ेगा, आप देखिए यहाँ पर वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में आपका एल्काइलेशन होगा, जो कीमोसेलेक्टिविटी की प्रॉब्लम आएगी। और दूसरी बात यह है कि इसका डिस्कनेक्शन फर्दर डिस्कनेक्शन करें तो जो है यहाँ पर समस्या तो इन द प्रेजेंस ऑफ amino group। To avoid chemoselectivity problem like this, we want to try and introduce reactive group late in the synthesis। तो ऐसे केस में हम जो है जो रिएक्टिव ग्रुप होते हैं जैसे एमिनो समूह वगैरह, उनको हम सिंथेसिस में बाद में ऐड करते हैं। अब जरा हम देखें, जो हमने सी चुना था, सी वाले सिंथोन को लेकर के चलें, इसका ये सिंथेटिक इक्विवेलेंट हुआ। इस सिंथेटिक इक्विवेलेंट को फिर फर्दर एक बात ध्यान रखिए कि जब हम किसी बड़े टारगेट मॉलिक्यूल तोड़ते हैं तो वो छोटे छोटे बहुत सारे स्टार्टिंग मटेरियल से मिलकर के बना हुआ होता है। तो बीच में बनने वाले जो आपके मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनको प्रिकर्सर्स हम कहते हैं, वो प्रिकर्सर्स को भी हमको बनाना पड़ता है। अब ये उसी का हिस्सा है। यहाँ पर आप देखिए सी डिस्कनेक्शन से प्राप्त आपको जो आपके सिंथोन्स था वो उसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट आपका ये हो गया, इसको भी हमको बनाना पड़ेगा। तो इट इज़ ईजियर, देयरफॉर हम वी हैव प्रिफर्ड फॉर सी डिस्कनेक्शन रादर देन दी डी डिस्कनेक्शन। तो हम ध्यान रखें इस बात का कि अब देखें ओवरऑल सिंथेसिस का, यहाँ पे हमने इसका सिंथेसिस इस प्रकार से किया जा सकता है। ओवरऑल यहाँ पर टारगेट मॉलिक्यूल का निर्माण हो गया। तो हम हमेशा ध्यान रखें जब बहुत सारे डिस्कनेक्शन पॉसिबल हो तो कीमोसेलेक्टिविटी की प्रॉब्लम हर स्टेज पर या हर प्रिकॉर्सर पर ध्यान देते हुए उस रूट को हम चुनेंगे नॉन वर्केबल रिएक्शंस के आधार पर।